हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये विषय विज्ञान का कक्षा 9 जो मासिक परीक्षा अक्टूबर माह में हुई है, ये मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 में विषय विज्ञान का ये पेपर है। इसको हल करेंगे हम लोग कंप्लीटली पूरा। इसमें जो फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है या बायो का जो पार्ट है, टोटल सारा पेपर दीर्घोत्तरी लघुत्तरी सब कि जितने क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करेंगे। देखें, यहाँ समय जो होता है वो 1.5 घंटे का होता है और पूर्णांक 50 है। ये बिहार बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। हर माह में यह एग्ज़ाम होता है। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हर माह में जो परीक्षा होती है उसका पेपर हल करवाया जाता है, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जैसे स्टेट का जो सेकंड पेपर 9th 10th के लिए होता है, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, पूरा पेपर जो है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में 1 से 30 तक प्रश्न दिया रहता है, जिसमें से केवल 25 प्रश्न का उत्तर देना होता है। हम लोग यहाँ पर सारे 30 के 30 प्रश्न जो दिए गए हैं सब सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा 1 से 10 तक, जिसमें से केवल 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो लेकिन यहाँ पर भी सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और इसी सेक्शन बी में ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 11 से 15 तक, जिसमें से केवल 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। और ये 5 अंक के होते हैं दीर्घोत्तरी, और जो लघु उत्तरी प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है। और जो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 30 तक है, ये एक एक अंक का होता है। कितने का? एक एक अंक का होता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संबंध से द्रव्यमान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान बात कर रहा है और बल, त्वरण, ये दूरी, वेग, ये सब दिया है। तो अब देखिए, सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं बल बराबर क्या होता है। बल बराबर, ये शॉर्ट में सुने होंगे, F इज इक्वल टू M इंटू ए। एम मतलब क्या है? मास। मास मतलब द्रव्यमान। मास मतलब द्रव्यमान हो गया। और ए मतलब एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण जिसे आप कहते हैं। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब ये कह रहा है कि द्रव्यमान प्राप्त कैसे होगा। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बराबर यही बल बटे त्वरण आ जाएगा, इसके नीचे बटे हो जाएगा। तो बल बटे त्वरण। अब देखिए विकल्प में कहाँ है बल बटे त्वरण। देखें, यहाँ सी नंबर का जो ऑप्शन है बल बटे त्वरण लिखा है। तो इस तरीके से द्रव्यमान कैसे प्राप्त होगा? बल बटे त्वरण, यानी द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण आप कह सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें। दाब का एसआई मात्रक। अब दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होगा? आप जानते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक। और बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन है। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई दोनों को मीटर में मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप देखिए कहाँ दिया गया है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर चेक करिए विकल्प में। तो यहाँ डी में जरा देखें, डी में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तीसरा प्रश्न आप जरा देखें।
दाब, बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जस्ट अभी हम लोग देखे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये तो पहला ही ऑप्शन सही है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, देखें। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, बंद द्रव के किसी भी भाग पर, कोई बंद द्रव है उसके किसी भी भाग पर डाला गया जो दाब है वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, मतलब फैलता है। यह नियम कहा जाता है। तो इस नियम को तो पास्कल का नियम कहते हैं। किस क्या बोलेंगे? इस नियम को पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक, जानते रहिए। ऑप्शन ए पास्कल का नियम, सिंपल है, इसको याद रखे रहिए, पास्कल का नियम कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखें, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो सही है, और नीचे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब रॉन्ग हैं। ठीक है, पहला वाला वही ऑप्शन करेक्ट है। देखिए छठा क्वेश्चन आप जरा चेक करें, 6 नंबर का प्रश्न है, पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व। अब देखिए पानी का घनत्व वैसे अगर आप चेक करेंगे तो लगभग आपको मिलता है ये 997 kg पर मीटर क्यूब, यानी घन मीटर आप कह सकते हैं। 997 किलोग्राम प्रत्येक घन मीटर में, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर करेंगे तो उसमें लगभग 997 kg जल आएगा और उसका घनत्व तो यही होगा। तो लगभग इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? सी, 997 kg लगभग 100 kg है ना, ना 100 kg कहाँ, 997 kg कह रहा है ना, 997 kg मतलब 1000 आप कहेंगे, कितना कहेंगे? 997 किलोग्राम कह रहा है ना, किलोग्राम में है, तो लगभग 1000 kg प्रति घन मीटर या प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसको आप जरा समझें, ये केजी में तो दिया है लेकिन 997 ये लगभग आपका 1000 के करीब है, तो 1000 आप मान चलें। ठीक है, देखें आगे देखते हैं 7वां नंबर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आप देखें। तो 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाँ देखते हैं हम लोग अपना ये 7वां प्रश्न। देखिए घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का अगर कोई आपसे एसआई मात्रक पूछता है तो घनत्व बराबर क्या होगा? घनत्व डेंसिटी, डी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, पता है। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में। और इसके बाद आप ये वॉल्यूम यानी आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, अर्थात मीटर क्यूब या घन मीटर भी इसे कहते हैं। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? 7वें का यहाँ सी ऑप्शन, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये SI मात्रक पूछा है तो इस तरीके से आप बताएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 8वां प्रश्न जरा ध्यान से देखें। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो ये याद रखिए, जैसे अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलो का है, 60 किलो का, तो चंद्रमा पर जब जाएगा तो वो कितने किलो का हो जाएगा। तो वो ध्यान दें, केवल 10 उसका, अच्छा किलोग्राम नहीं, यहाँ भार कह रहा है, भार। भार जान रहे हैं, भार का मात्रक क्या होता है। भार एक प्रकार का बल है। तो याद रखे रहिए, यहाँ पर भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। तो 1/6 गुना भार उसका हो जाएगा। भार का मात्रक क्या है, न्यूटन आप बताएंगे, और द्रव्यमान का तो किलोग्राम आप कह देंगे। तो इस तरीके से जैसे भार जो है, यहाँ अगर 100 न्यूटन भार है पृथ्वी पर किसी वस्तु का, तो चंद्रमा पर उसका जो भार है वो 10 न्यूटन ही रह जाएगा। तो इस बात को याद रखना है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो आप बताएंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100 गुना है। ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100वां भाग है, और चंद्रमा की त्रिज्या जो होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 गुना होती है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना होगी, 1/4 गुना। तो याद रखे रहिए कि मतलब त्रिज्या भी 1/4 गुना मतलब चौथाई भाग होता है। और दूसरी बात, 100 गुना ज़्यादा है पृथ्वी, त्रिज्या जो है वो 4 गुना ज़्यादा है पृथ्वी की चंद्रमा से। तो इसीलिए जो भार होता है वह 1/6 हो जाएगा, इसको जानते रहिए। देखते हैं 9वां प्रश्न, आप जरा ध्यान दें। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा। तो याद रखे रहिए, किसी वस्तु का भार जो है वह पृथ्वी के ध्रुव पर अधिक होगा। कहाँ होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर अधिक होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर अगर कोई पूछे तो केंद्र पर याद रखे रहना है कि न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा पृथ्वी केंद्र पर न्यूनतम। और विषुवत रेखा पर यहाँ भी कम होगा, कम यानी सबसे ज़्यादा ध्रुव पर, उससे कम विषुवत रेखा पर, और सबसे कम पृथ्वी के केंद्र पर। तो याद रखे रहना है कि सबसे ज़्यादा अगर भार पूछा जाए तो पृथ्वी के ध्रुव पर होगा किसी वस्तु का भार अधिक। 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आप जरा देखें। 10वें क्वेश्चन में प्रणोद यानी थ्रस्ट का एसआई मात्रक है। अच्छा, यह एक प्रकार का क्या होता है, ये बल ही होता है। कोई अगर आपसे कभी पूछे कि प्रणोद क्या है, क्या पूछ ले, प्रणोद किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि किसी सतह पर लंबवत लगने वाला बल, लंबवत लगने वाला बल होता है। ठीक है, याद रखे रहें, प्रणोद क्या है, तो किसी सतह पर लंबवत लगने वाला बल होता है। अब बल अगर यह है तो बल का एसआई मात्रक तो सबको पता है कि न्यूटन होगा। ठीक, तो आसान है, इसको समझ सकते हैं। अच्छा, देखते हैं हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणु कण है। अब फिजिक्स वाला पार्ट खत्म, केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है।
तो निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक है? चतुष मतलब चार, चार परमाणु किसमें है? NO2 में आप देखेंगे तो इसमें तो 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु? 3 परमाणु हैं। ऐसे इसमें आप देखेंगे तो 3 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर के, तो 4 हो गया, 4 परमाणु। तो ऑप्शन यही सही, यही वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यही सही होगा, बी वाला। और इसमें तो 2 परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है, तो यही ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज। देखिए, अमोनिया जैसे कभी किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन जितनी संख्या में जुड़ा रहेगा वही उसकी संयोजकता है। ये एक संयोजित तत्व है ना, हाइड्रोजन या क्लोरीन, ये सब किसी भी तत्व के साथ जितनी संख्या में जुड़े रहेंगे, अगर कोई तत्व भी एकल रूप में रहे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 संयोजकता हो जाएगी। कितना होगी? 3। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोग सी वाला सही करेंगे। जानते रहिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे CH4 मीथेन में कार्बन की संयोजकता तो आप सीधा बताएंगे 4, लेकिन कभी अगर C2H6 दिए रहे अब पूछे कार्बन की, तब आप कुछ लोग सोचेंगे कि 2 कार्बन का 2 है, 2 कार्बन है तो इसके साथ 6 जुड़ा है, तो 1 कार्बन का 3, एकदम गलत। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। आप इसको संरचना बना करके दिखा सकते हैं। ठीक, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 6 जुड़ गया। 3 तो पूर्ण है, ये और ये पूर्ण है हाइड्रोजन से, और बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 3 1 4 दोनों का हो गया। ठीक, इस तरीके से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम में मूलों की संख्या। अब मूलों की संख्या अगर पूछ रहा है, मूलों की संख्या देखिए, मूलों की संख्या बराबर जिस पदार्थ की मूलों की संख्या निकालना है उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, ऑलरेडी ग्राम में दिया है, तो 46 बटे उसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान अगर कोई यौगिक होता तो आणविक द्रव्यमान कह देते, तो 23। तो बस मूलक संख्या आ गया 23 दूनी 46, मूलक संख्या 2 आ गया। कितना है मूलक संख्या यहाँ? 2। ठीक, यहाँ 13 नंबर में 2, अमोनिया वाले में तो 3 है इसकी संयोजकता। ठीक, 14 नंबर का प्रश्न देखें। 14 नंबर का क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? तो सिंपल है ये, तो जॉन डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। जानते रहिए। 15 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु कण के रूप में रहता है? तो आप लोग जानते हैं एक परमाणु कण जितने भी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, तो इस तरीके से आर्गन इसमें आ गया। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब एक परमाणु कणु है। क्लोरीन कोई पूछे तो Cl2 के रूप में रहता है, तो द्वि परमाणु कणु है। हाइड्रोजन भी H2 के रूप में रहता है, तो ये भी द्वि परमाणु है। सल्फर कोई पूछे, सल्फर अष्ट परमाणु है, ध्यान देना, 8 इसमें है। कभी फास्फोरस, एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, तो फास्फोरस P4 के रूप में लिखते हैं, तो ये चतुर्थ परमाणु कणु है, याद रखे रहिए। ओजोन कभी पूछे, O3, तो त्रिपरमाणु कणु है, 3 परमाणु होते हैं। तो इस तरीके से जानते रहिए कौन कितना परमाणु कणु है। देखते हैं हम लोग ये 16 नंबर का क्वेश्चन। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम, आप देखें सोडियम की संयोजकता 1 है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर 1 प्लस बनाता है। और फास्फेट आयन आप जानते हैं PO4 पर 3 माइनस,
तिरछा गुणा करिए, जो सूत्र प्लस माइनस कैंसिल होगा, जो सूत्र बने वही है। तो एन ए ये 3 आ जाएगा यहाँ, Na3 और PO4 में 1 का मल्टीप्लाई तो PO4 Na3 PO4। तो Na3PO4 कहाँ है चेक करिए, देखिए ऑप्शन डी में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये डी वाला ऑप्शन सही है। 17 नंबर का प्रश्न, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये तो J.L. प्राउस्ट ने किया था। सिंपल है, ये ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। ये 18 नंबर का क्वेश्चन देखें, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो बहुत आसान सा, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालना हो तो उस तत्व का कुल द्रव्यमान कितना है उस यौगिक में। तो कैल्शियम 1 है तो 40 है बटे पूरे यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालिए। पूरे यौगिक का आणविक द्रव्यमान चलिए यहीं निकाल देते हैं। कैल्शियम का 40 होता है, आपको पता है कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, और एक कार्बन है, एक कार्बन का 12, और 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 3, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 16 3 48। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे जब तो क्या मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 4 8 1 9 1, तो वो हासिल हो जाएगा। तो 100 आ गया, कितना आ गया 100। तो अब हम लोग यहाँ 40 बटे 100 और प्रतिशत मात्रा जब भी निकालते हैं तो गुणे 100 करते हैं, तो 100 से कट जाएगा, आ गया कितना 40%। 40%। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी 40 होगी। कितनी होगी 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दें, 19 नंबर का क्वेश्चन देखें। 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है, फास्फोरस की परमाणुकता, अभी बताए थे फास्फोरस P4 के रूप में होता है, तो चतुः परमाणुक यानी कि 4 होगी। कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक तत्व A की संयोजकता 4 है, एक तत्व A है और इसकी संयोजकता 4 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र निकालना है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है आपको पता है 2 होती है। कितना 2। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या मिला आपको A2O4, A2O4 और ये 2 से 4 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, AO2 क्या मिला AO2। ऑप्शन देखिए कहाँ है AO2, तो बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा AO2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई भी अगर संयोजकता दिया है तो उसके ऊपर रख करके तिरछा गुणा कर लीजिए, ठीक। अब आपका केमिस्ट्री का पार्ट खत्म हुआ। अब आ गया आपका ये बायो। देखें 21 नंबर का क्वेश्चन, भोजन में लौह यानी लोहे की कमी से होने वाला रोग है। तो लोहा का आने का मतलब ये नहीं कि आप लोहे की कमी है तो नट बोल्ट खाक पानी पी लीजिए ना, आयन के रूप में आपके शरीर में होता है। तो याद रखे रहना है कि लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी, रक्ताल्पता जिसे कहते हैं। क्या बोलेंगे रक्ताल्पता। और कभी आपसे कोई पूछे दमा जो होता है, दमा वायु प्रदूषण के कारण, जैसे जो वायु मार्ग में सूजन उत्पन्न हो जाती है तो दमा रोग होने लगता है, ठीक है। और ये यकृत कैंसर जो है ये जानते हैं, जैसे कई कारण से होता है, जैसे शराब पीने से, या यकृत रोग जैसे हेपेटाइटिस बी हो जाए, हेपेटाइटिस सी हो जाए, ठीक है, या फिर कभी मधुमेह का टाइप 2 ये सब हो जाता है तो तब भी लीवर कैंसर होता है, ठीक है। और ये जो पायरिया आप देख रहे हैं, पायरिया
पायरिया जो है ये दंत यानी दांतों में जब जैसे साफ सफाई नहीं करेंगे तो उसमें कुछ खाद्य पदार्थ आप खाते हैं तो वहीं दांतों के बीच में बैठ जाता है और उसी में फिर बैक्टीरियल ये सब है ना दिक्कत उत्पन्न होने लगता है। वैसे देखते हैं तो विशेष रूप से साफ सफाई रखें, साफ सफाई दांतों में, तो पायरिया रोग नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है? तो देखिए, अच्छा स्वास्थ्य अगर रखना है तो उसमें स्वच्छ भोजन, जल एवं हवा ये भी स्वच्छ होना चाहिए, संतुलित आहार भी होना चाहिए और व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर भी स्वच्छता, जहाँ आप रहते हैं उसके वहाँ पर उसके अगल बगल साफ सफाई रखें। तो इनमें से सभी, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखें, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित, देखिए शरीर के जोड़े को प्रभावित गठिया रोग करता है। कौन सा रोग? गठिया। और जो ये देख रहे हैं क्षय रोग मतलब टीबी रोग, जिसे आप तपेदिक रोग भी कहते हैं, तो ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया। और ये फेफड़े को, ये जो टीबी है ये फेफड़े को सबसे पहले मुख्य रूप से फेफड़े को ही प्रभावित करता है। और ये देखें जैसे आपका डायरिया है तो डायरिया हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, किडनी सब पर प्रभाव डालता है। और हेपेटाइटिस जो होता है ये आपका लीवर, जिसे यकृत कहते हैं, जिगर, इसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो याद रखना है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर का प्रश्न, आप जरा ध्यान दें। हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है? तो हीमोफीलिया जानते हैं एक जेनेटिक डिजीज। हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक रोग होता है। इसको जानते रहिए, आनुवंशिक रोग है यह। ठीक है, अच्छा, जैसे नेक्स्ट अभी देखें और हम लोग ये ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। जैसे तीव्र रोग क्या है? एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज कभी भी जैसे आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो देखिए जो बीमारी अचानक शुरू होती है और कुछ ही दिनों तक रहती है, तो वो आपका एक्यूट डिजीज यानी तीव्र रोग कहलाता है। और चिरकालिक रोग क्या है? चिरकालिक, ध्यान दीजिए, जो बीमारी कम से कम 1 साल तक रहती है, मतलब दीर्घकालिक, अधिक समय तक रहने वाला। कम से कम 1 साल तो रहेगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा ही, मतलब 2, 3, 4 साल तक रह सकता है और अधिक, तो वो चिरकालिक रोग होता है। वायरस जनित रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जो वायरस से उत्पन्न होते हैं, है ना, विषाणु से। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, ध्यान दें। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न, भीमकाय या जाइगेंटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं? तो देखिए ये तो सिंपल है, ये हार्मोन की गड़बड़ी के कारण ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, जैसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जब वृद्धि हार्मोन अधिक स्रावित हो जाता है तो भीमकाय, शरीर आपका एकदम भीमकाय, भीम की तरह, जो भीम नहीं थे महाभारत में, तो उस तरीके से मोटे हो जाएंगे, है ना, भीमकाय शरीर हो जाएगी। और जाइगेंटिज्म, या इसी को जाइगेंटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है, जानते रहिए। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। फिजियोथेरेपी द्वारा निम्न में से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? फिजियोथेरेपी आप करके पोलियो को कम कर सकते हैं। किसको?
पोलियो को ध्यान दें। हाँ, ये ऑप्शन सी सही है। अच्छा, रेबीज जो आप देख रहे हैं ये चमगादड़ या कुत्ता इन सब के काटने से रेबीज होता है, ठीक है, रेबीज। और जैसे एड्स, एड्स आप देख रहे हैं, एड्स, एड्स ये आप जान रहे हैं लाइलाज बीमारी है ना, इसका कोई उपचार नहीं है, बस इसको थोड़ा सा रोकथाम कर सकते हैं। एक दवा जो है आपका AZT, एजिडोथाइमिडीन के कारण। और एड्स का फुल फॉर्म यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण होता है। और एड्स दिवस आपको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, ध्यान दें। क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ये तो अभी हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बताए थे कि इसी बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जानते रहिए। और नीचे साल्मोनेला टाइफी दिया है, तो टाइफाइड इससे, और ये HIV से एड्स होता है, पता है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखें, बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो ये है मलेरिया। ये क्या है? मलेरिया है, ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है, मलेरिया, जानते रहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें, अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? तो देखिए इसमें तो आपका ये एड्स ही आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे आप जानते हैं एड्स ब्लड के कांटेक्ट में, या फिर जैसे अनैतिक यौन संबंध बनाने से ये एड्स रोग जो है ये होता है। तो इसके बचाव आप हमेशा जैसे कभी इंजेक्शन लगवाएं तो न्यू सिरिंज का उपयोग करें, या फिर जैसे अनैतिक यौन संबंध से इस बहुत से आपके सुरक्षा कवच होते हैं, तो इन सब का यूज करके आप इस रोग से बच सकते हैं। देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता? तो देखिए जो आपका ये प्रतिजैविक होता है यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, ये वायरस पर कोई काम नहीं करता, ध्यान दें। विषाणु जिसे कहते हैं, विषाणु पर इसका कोई भी असर नहीं होता, तो इसको जानते रहिए। सेक्शन A कंप्लीट हुआ। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए। देखें सेक्शन B में हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका पहला, ध्यान दें, पिंड के भार को क्या कहा? देखिए पिंड के भार को क्या होता है? पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? तो सिंपल है, कोई पिंड है और उसके भार में कमी आ जाती है, क्या हो जाता है जब आप डुबोते हैं? क्योंकि जो जल होता है वह क्या करता है, नीचे से एक बल लगाता है, उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। वह उत्प्लावन बल कार्य करता है, इस बल के कारण पिंड के भार में कमी होती है। तो यही बताना है, सिंपल आप जानते रहिए कि उत्प्लावन बल कार्य करता है और इस बल के कारण पिंड के भार में कमी हो जाती है। दूसरा देखें, दूसरा प्रश्न जरा समझें, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत किसे कहते हैं? तो पिंड के भार में, देखिए ये आर्किमिडीज वाले में हम लोग बोलेंगे कि जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तरल पदार्थ में डूबी होती है या डुबाई जाती है, तो यह वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के वजन के बराबर एक उत्प्लावन बल का अनुभव करती है या उत्प्लावन बल लगाती है। इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, याद रखे रहिए, ठीक।
और आपको एक मिलेगा क्वेश्चन, प्रणोद क्या है? प्रणोद, तो प्रणोद के बारे में अभी हमने बताया था, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। सिंपल है। परमाणु की क्या विशेषता है? देखिए ऐसे बोल दे रहे हैं, सिंपल है, कुछ भी है नहीं इन सब में। देखिए जो परमाणु होता है, परमाणु यह सबसे छोटा कण होता है किसी पदार्थ का। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? यही परमाणु ही होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना है, ठीक है। और किसी भी का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में 99.94% हिस्सा यही बनाता है। इसको समझिए, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में 99.94% वही नाभिक ही उसका हिस्सा बनाता है, इतना, यानी लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में ही स्थिर निहित होता है, आप कह सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन जरा देखें, अणु की परिभाषा लिखें। अणु आप जानते हैं दो, जैसे अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में मिलने से अणु बनता है। अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। छठा देखें, पदार्थ के मूल से आप क्या समझते हैं? पदार्थ का मूल अगर है तो आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ की मात्रा के लिए परिभाषित एक यह इकाई है। मोल जो है क्या है? पदार्थ की मात्रा का ये एक इकाई है, मोल। आप लोग 7 मूल राशियाँ पढ़े होंगे, तो पदार्थ की मात्रा का इकाई क्या होता है? मोल ही। तो हम लोग इसको इसी तरीके से परिभाषित करते हैं। और वैसे आप कह सकते हैं पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो मान के बराबर उसमें कण उपस्थित होता है, तो उसको हम एक मोल कहते हैं। मोलों की संख्या निकालना है, पदार्थ की मोलों की संख्या, तो पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे उसी पदार्थ का अगर तत्व है तो परमाणु द्रव्यमान, और यौगिक अगर है तो उसका आप कहेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक। मोल को छोटे अक्षर n से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है। और देखें सातवां है, स्वास्थ्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दें। तो स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसी को कहेंगे कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है। और ये 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ये परिभाषा दी है, जानते रहिए। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है? पल्स पोलियो ये भारत सरकार का एक अभियान है। पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है? ये भारत सरकार का एक अभियान है और इसका मकसद यह है कि देश में पोलियो को खत्म करना है, जड़ से खत्म करना, आप कह सकते हैं। देश में जो पोलियो है उसको जड़ से खत्म करने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है। चिरकालिक रोग की परिभाषा दें। चिरकालिक अभी बताए थे कि ऐसा रोग जो कम से कम 1 साल तक रहे, मतलब दीर्घ 2 साल, 3 साल, 4 साल, अधिक वर्षों तक चल सकता है। तो ऐसे रोग जो अधिक समय तक रहते हैं उन्हें हम चिरकालिक रोग कहते हैं। और नोट में आप कह देंगे कि कम से कम 1 साल तो रहे ही, ठीक। 10वां क्वेश्चन देखें, किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं?
संचारित रोग जो होता है वो संक्रामक रोगों को संचारित रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग जो होते हैं वो बैक्टीरिया और विषाणु ये दोनों से हो सकते हैं, इस बात को जानते रहें। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखें, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं तो इससे कुछ आपको समझ आ जाएगा। सुन लेंगे तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, किसी वस्तु के किसी द्रव में डूबने या तैरने की शर्त को समझाइए। द्रव की उत्प्लावकता के कुछ उपयोग भी समझाइए। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे किसी वस्तु का किसी द्रव में डूबने या तैरने, कब डूबेगा कब तैरेगा, इस तरीके से। देखिए, किसी वस्तु का द्रव में डूबना या तैरना उसके घनत्व पर निर्भर करता है। पहली बात, किसी वस्तु का डूबना, वो डूबेगी कि तैरेगी, यह उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का घनत्व, किसका? अगर वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व जो है ये क्या है? अगर ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? द्रव, द्रव के घनत्व से, द्रव के घनत्व से, द्रव के घनत्व से अगर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वस्तु डूब जाएगी। ये वस्तु जब इसका ज़्यादा घनत्व है तो ये क्या होगी? ये डूब जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, डूब जाएगी, ध्यान दें। और इसी का अगर उल्टा हो जाए, द्रव का घनत्व, द्रव यानी जो लिक्विड है उसका घनत्व अगर वस्तु के घनत्व से ज़्यादा होगा तब तो वस्तु तैरेगी। क्या होगा? तैरेगी। ध्यान देना है, ये बात जानते रहिए। और 12 नंबर का देखें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखें। तो आइए इसको तो आपको दिखा देते हैं डिटेल में। हाँ, तो देखिए, यहाँ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 5 मान्यताएं हम लोग देख लेते हैं। पहला तो ये है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जितने पदार्थ हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। और दूसरी बात ये कि परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य मतलब इसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। इन्हें न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। ठीक। तीसरा पॉइंट ये है कि एक ही तत्व के परमाणु के आकार और द्रव्यमान में समानता होती है। एक ही तत्व का परमाणु हो तो उसके आकार और द्रव्यमान में समानता होती है, सिमिलैरिटी। नेक्स्ट, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। और परमाणुओं के संयोजन, वियोजन और पुनर्विन्यास के कारण ही रासायनिक बदलाव होता है। तो ये बातें हैं। अच्छा, थोड़ा कुछ अतिरिक्त जानकारी देखिए डाल्टन परमाणु सिद्धांत से जुड़ी कुछ और बातें। डाल्टन परमाणु सिद्धांत को ब्रिटिश स्कूल अध्यापक जॉन डाल्टन ने सन या साल 1808 में दिया था। डाल्टन ने परिकल्पना की थी कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम को परमाणु के विचार समझाया जा सकता है। डाल्टन ने परमाणुओं को ठोस, भारी, कठोर, अभेद्य, गतिशील कण माना था। ठीक, तो ये बातें हैं, इनको जानते रहिए। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखिए, ये 13 नंबर का सरल सूत्र और अणु सूत्र में क्या अंतर है। देखिए, सरल सूत्र किसे कहते हैं? सरल सूत्र अणु सूत्र का ही सरलतम रूप होता है, इसी को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। सरल सूत्र जो होता है, सरल सूत्र जो होता है क्या है? सरल सूत्र याद रखे रहिए, यह मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, यानी अणु सूत्र का सरलतम रूप। अणु सूत्र का सरलतम रूप, अणु सूत्र का सरलतम रूप, सरलतम रूप। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। अब इसका सरलतम रूप क्या है? ये तो अणु सूत्र है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 6 6 से काटिए, 6
एक बार में, 6 2 बार में और 6 एक बार में। तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो CH2O यानी ग्लूकोज का अगर सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहें तो CH2O होगा। ठीक। अणुसूत्र क्या होता है? तो अणुसूत्र में उपस्थित संपूर्ण, या आप कह सकते हैं अणुसूत्र में उपस्थित निहित, या अणुसूत्र में जो निहित तत्व के परमाणु की कुल संख्या से दर्शाया जाता है, तो उसे अणुसूत्र कहते हैं। सिंपल है। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण अगर आपसे पूछा जाए कि टीकाकरण किसे कहते हैं, तो आसान है। किसी व्यक्ति को रोग के प्रति, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए उसके शरीर में टीका लगाने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहा जाता है। ठीक। किसी व्यक्ति को रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए उसके शरीर में टीका लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। ठीक। 15 नंबर का क्या क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है? तो देखो भाई, अच्छा स्वास्थ्य अगर चाहिए तो आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा। संतुलित आहार में आप दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, ये सब सम्मिलित करें अपने भोजन के साथ। फल, ठीक है, ये संतुलित आहार के कैटेगरी में आ जाएगा। और स्वच्छ भोजन एवं जल, भोजन जो हो वो स्वच्छ हो, और जल भी, जो जल आप पीने के लिए यूज करते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। ठीक। और साथ साथ में तीसरा पॉइंट कि शुद्ध और स्वच्छ हवा। आप किस वातावरण में हैं, पता लगा अगल बगल बहुत ज़्यादा वहाँ का प्रदूषित वायु है, वही श्वास आप ले रहे हैं, तो तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। तो इसलिए अच्छा स्वास्थ्य अगर चाहिए तो आपको शुद्ध एवं स्वच्छ हवा चाहिए। ठीक है। एक तो शुद्ध भी रहे और स्वच्छ रहे, मतलब उसमें कुछ मिक्स न रहे, कोई वो प्रदूषित वायु न रहे, आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पेपर कंप्लीट किया। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।